जब भी कोई ब्लड वेसल इंजर्ड होती है, रप्चर होती है, तो उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है और कुछ देर के बाद ये खून निकलना बंद हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को, जिसमें कि इंजर्ड ब्लड वेसल से खून निकलना बंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं हीमोस्टासिस। तो ऐसी ब्लड वेसल जो इंजर्ड हो, रप्चर्ड हो या डैमेज्ड हो, उसमें ब्लड लॉस की प्रिवेंशन को हम कहते हैं हीमोस्टासिस। अब जब भी कोई ब्लड वेसल इंजर्ड होती है, ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल है और इस जगह पे अगर ये डैमेज्ड हो जाए, रप्चर हो जाए या इंजर्ड हो जाए, तो इस जगह से खून जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। अब इस खून के लॉस को या निकलने को जब बंद किया जाता है, तो उसमें 3 मैकेनिज़म्स जो हैं वो आते हैं। और ये मैकेनिज़्म जो हैं, पहला तो है वास्कुलर स्पाज्म। वास्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल जो कि इंजर्ड हुई है। स्पाज्म का मतलब है कंस्ट्रिक्ट या कंस्ट्रिक्शन। तो ऐसी ब्लड वेसल जो इंजर्ड हुई है, उसमें स्पाज्म या कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। और जब भी ये कंस्ट्रिक्शन होगी, ये जब कंस्ट्रिक्ट करेगी, तो ये जो छेद है ये कम हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होगी, उतना ही जल्दी ये जो रप्चर्ड प्लेस है या छेद है वो क्लोज हो जाएगा और ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। अब ये जो कंस्ट्रिक्शन जो हो रही है, ये स्मूथ मसल जो हैं ब्लड वेसल के, उसमें हो रही है। तो जितना ज़्यादा स्मूथ मसल्स पे डैमेज होगा, उतना ही जल्दी ये स्पाज्म या कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंस्ट्रिक्शन है या स्पाज्म है, जितने ज़्यादा इसमें डैमेज होगा, कंस्ट्रिक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए हमने कई बार देखा है कि अगर एक बड़ा पत्थर पाँव पे या हाथ पे पड़ जाए, इंजरी तो होती है, लेकिन जो एरिया जो है डैमेज का वो बहुत ज़्यादा होता है और खून नहीं निकलता। नीलापन आ जाता है, ब्लूइश टिंज आ जाती है स्किन पे, लेकिन ब्लड लॉस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा पत्थर यहाँ से यहाँ तक उसको डैमेज कर रहा है, तो उतना ही ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और खून, इससे पहले कि खून निकले, वो कंस्ट्रिक्शन इतनी फास्ट है कि वो होल जो है वो बनता ही नहीं है, और अगर बन गया तो उसमें से खून निकलता ही नहीं है। इसको हम कहते हैं वास्कुलर स्पाज्म। कंस्ट्रिक्शन जो है मसल लेयर की, स्मूथ मसल की, वो हो जाती है और जो डेंट है, रेंट है डैमेज्ड वॉल में, वो फिलअप हो जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। दूसरी तरफ अगर किसी ब्लेड से कट लगे, डीप कट हो, तो जो मसल जो हैं उसका एरिया इसमें तो बहुत ज़्यादा था, इसलिए स्पाज्म जो है, कंस्ट्रिक्शन बहुत फास्ट होगी। अगर बिल्कुल स्मॉल कट लगे, ब्लेड का जैसे कट, तो ये जो एरिया जो डैमेज्ड है, जो मसल जो हैं, स्मूथ मसल जो हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कितने होंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल मामूली से हैं। जितना ज़्यादा एरिया डैमेज होगा, उतनी ही ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होगी और ब्लड लॉस कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा, जैसे पत्थर गिरने से। जब ब्लेड का कट लगता है
तो जो स्मूथ मसल्स हैं उनका बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट ही कंस्ट्रिक्ट होता है, डैमेज होगा तो उसमें कंस्ट्रिक्शन भी उतनी ही कम होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्लेड के कट से खून निकलना शुरू हो तो उसको बंद होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ऑन दी अदर साइड, अगर कोई बड़ा पत्थर किसी पाँव पे या हाथ पे गिर जाए तो डैमेज्ड एरिया जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होगी और उतनी ही फास्ट होगी। इसलिए कई बार डैमेज्ड ब्लड वेसल से खून निकलता ही नहीं है। तो इसको तो हम कहते हैं वास्कुलर स्पाज्म। ये इमीडिएट इफ़ेक्ट है, एकदम रिस्पॉन्स है कि जैसे ही कट लगा, जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज हुई, उसमें होल हुआ, रेंट हुआ तो या इंजरी हुई तो वो ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, जिसको हम कहते हैं वास्कुलर स्पाज्म। दूसरी तरफ ये तो इमीडिएट हो गया। तो दूसरा मैकेनिज़्म है, दूसरे को हम कहते हैं प्लेटलेट्स प्लग। इसमें क्या होगा कि जो प्लेटलेट्स ब्लड में हैं वो एग्रीगेट करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और उससे और वो इकट्ठे होंगे डैमेज्ड ब्लड वेसल के डैमेज्ड एरिया पे। और जैसे ही वो डैमेज्ड एरिया पे खूब सारे इकट्ठे होंगे तो एक प्लग बना देंगे और खून निकलना बंद हो जाएगा। अब ये प्लेटलेट एग्रीगेशन कैसे होती है, प्लग कैसे बनता है? ये एक ब्लड वेसल है और इसमें ये एरिया जो है उसमें इंजरी हुई या डैमेज हुआ। अब ये जो ब्लड वेसल की वॉल है इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल्स तो होंगे ही, और साथ में होता है कोलाजन फाइबर्स, ये प्रोटीन है, और अंदर की तरफ इसमें होगा एंडोथेलियल लाइनिंग। तो ये तो हो गई एंडोथेलियल लाइनिंग, एंडोथेलियल सेल्स हैं और ये डैमेज्ड एरिया है। और इस पोर्शन में कनेक्टिव टिश्यू होगा, कोलाजन फाइबर्स होंगे जो वॉल है। अब ये जो डैमेज्ड एरिया है, जब ये इसमें होल बनेगा ये, तो ये कनेक्टिव टिश्यू और कोलाजन फाइबर जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। और जब ये कोलाजन फाइबर्स जो हैं वो एक्सपोज होंगे ऐसे करके, तो जो ब्लड में प्लेटलेट्स जो हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, वो जब इस एरिया से गुजरेंगे तो ये प्लेटलेट्स जो हैं इन कोलाजन फाइबर्स के साथ चिपक जाएंगे। और जैसे ही ये कोलाजन फाइबर जो हैं इनके साथ ये सेल प्लेटलेट्स जो हैं वो चिपकेंगे तो इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं ये अपना केमिकल जो है वो सिक्रीट करेंगे। और ये केमिकल सिक्रीट, अब ये ग्रेन्यूल जो हैं और जिनसे ये केमिकल सिक्रीट हो रहा है, क्या क्या सिक्रीट होगा? एक तो होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP, दूसरा होगा फॉस्फोलिपिड्स, तीसरा होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये जो हैं सिक्रीट होंगे। अब ये जो एंडोथेलियल सेल जो हैं जब ये डैमेज होंगे, कट लगेगा जब, तो ये एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोथिलिन्स। और ये एंडोथिलिन जो हैं इन ग्रेन्यूल से सिक्रीशन करवाते हैं। और एक और जो है वो है सेरोटोनिन। तो ये चार सिक्रीशन जो हैं वो इन ग्रेन्यूल्स से, प्लेटलेट से सिक्रीट होंगे। अब इन सिक्रीशन से क्या होगा? ADP, सेरोटोनिन, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन से। ADP और सेरोटोनिन, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये स्वेल करना शुरू करेंगे। उसके बाद
इन स्वोलन प्लेटलेट्स से प्रोजेक्शंस निकलेंगी, इनकी प्रोजेक्शंस होगी। अब ये जो प्रोजेक्शंस जो हैं, ये प्लेटलेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू कर देंगे, क्योंकि जैसे ही इनकी प्रोजेक्शंस हुई तो ये स्टिकी होना शुरू हो जाएंगे। प्रोजेक्शंस हुई और ये स्टिकी होना शुरू हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ स्टिक कर सकते हैं, अडहियर कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्लेटलेट्स एडहियन। और यहाँ जितने ज़्यादा यहाँ पर ये प्लेटलेट्स इकट्ठे होंगे उतने ही जल्दी ये जो है इंजर्ड प्लेस जो है वो प्लेटलेट्स प्लग से भर जाएगा। और क्योंकि एग्रीगेशन होगी, एडहियन खूब सारे इकट्ठे होंगे तो उसको एग्रीगेशन कहते हैं। और जब ये खूब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको एक प्लग बन जाएगा, और जब ये प्लग बन जाएगा तो ब्लड लॉस जो है वो बंद हो जाएगा। एक और जो मैकेनिज़्म बताया गया है कि ये सिंपली एडहियन नहीं होता, कि ये जो प्लेटलेट्स हैं, जो इनकी प्रोजेक्शन जो बनी, सिंपल 4 ले लेते हैं, इनके सरफेस पे फाइब्रिनोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो प्लेटलेट है इसके सरफेस पे ये फाइब्रिनोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अब जैसे ही ये स्टिकी होना शुरू होंगे तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये एक दूसरे के साथ, जैसे ये आया तो ये रिसेप्टर जो हैं वो दोनों तरफ प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और रिसेंट मैकेनिज़्म जो कुछ साल पहले आया है कि ये जो 2 रिसेप्टर्स हैं इनके बीच में फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है आ जाएगी। क्योंकि ये रिसेप्टर हैं तो इसके साथ भी ये जो रिसेप्टर बनाए हैं इसके साथ फाइब्रिनोजन अटैच हो जाएगा, इसके साथ भी फाइब्रिनोजन अटैच हो जाएगा, और इन 2 प्लेटलेट्स के बीच में एक ब्रिज बन जाएगा। तो ऐसे करके खूब सारे प्लेटलेट्स जो हैं जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, प्रोजेक्शंस बना लेंगे, तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो हैं ये एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे, स्टिकी हैं, और बीच में एक ब्रिज बन जाएगा, और खूब सारे ये प्लेटलेट्स एक जगह पे एग्रीगेट कर जाएंगे, अडहियर कर जाएंगे, और ये एक प्लग बना देंगे। और इस प्लेटलेट प्लग जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन या अडहेरेंस से हुआ है उसके कारण ब्लड लॉस जो है वो बंद हो जाएगा। और इसमें एडीपी, सेरोटोनिन, फॉस्फोलिपिड्स, इन सब का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये इन केमिकल्स जो हैं ये इसमें से निकलेंगे, तो ये एंडोथिलिन के कारण प्लेटलेट से ये निकलेंगे, और उसके बाद ये एक्टिवेशन जो होगी ये इन फैक्टर्स के कारण होगी, और ये प्रोजेक्शंस बनाएंगे, और फिर ये फाइब्रिनोजन ब्रिज जब बन गया तो एक हमारे पास प्लग आ जाएगा, और जब हम इसको प्लग कर देंगे ब्लड लॉस जो है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा मैकेनिज़्म है ब्लड क्लॉटिंग का, तो अभी तक जो हमने 2 मैकेनिज़म्स किए उनमें ब्लड क्लॉट नहीं किया है, सिर्फ हीमोस्टासिस हुई है,